अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया था, SDLC हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना था अल्टरनेटिव मेथड्स एंड टूल्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट। मतलब और कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो उसमें आपका ये जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन आ जाता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ जाता है, एजाइल डेवलपमेंट आ जाता है और एंड यूज़र डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन जो हम लोगों ने SDLC में पढ़ा था, वहीं पर ही दो जो सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन की बात होती है उनको जॉइंटली जब कंसीडर करते हैं तो जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन आता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग यानी कि इस मेथड में जो सबसे इन चारों मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट RAD। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ये देखें, ये जो डायग्राम है या ये जो स्लाइड है ये शो कर रही है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट वर्सेस, इसको कंपेयर किया जा रहा है SDLC से। जो ऐप का SDLC था उसमें हमने पढ़ा था सिस्टम इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग और ये सब कुछ आ जाता था उसमें। ठीक है, ये ट्रेडिशनल डेवलपमेंट की सबसे पहले बात करें तो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट के अंदर ये वाली 6 स्टेजेस हैं। प्लानिंग करते हैं सबसे पहले आप, फिर एनालिसिस होता है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी और ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर इसके बाद डिज़ाइन की तरफ चले जाते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइपिंग प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको बिल्ड कर लेते हैं। जब वो आपके मॉडल फॉर्म में आ जाता है उसको टेस्ट करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब डिप्लॉयमेंट हो जाती है उस चीज़ की। जबकि जो आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसके अंदर प्लानिंग और डिप्लॉयमेंट का जो स्टेज है वो वैसी ही रहती है, लेकिन इन जो एनालिसिस, डिज़ाइन, बिल्ड एंड टेस्ट इनको हम कंप्रेस कर देते हैं और इनको इटरेटिव डेवलपमेंट के एक साइकिल में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इटरेटिव डेवलपमेंट क्या है कि आपने बस प्लानिंग तो पहले से ही हो गई हुई थी, उसके बाद आपने JAD जिसके अंदर JAD दो चीज़ों की कंपोनेंट है। ठीक है, दो चीज़ों के कंपोनेंट से JAD आपका बनता है, जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है आपका सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन क्योंकि ये SDLC का पार्ट है, उसको आगे लेके जाते हैं। देखा जाता है कि डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसकी जो फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन कर लिया जाता है। उसके अंदर और कोई एनालिसिस और इस तरह का फेज़ नहीं आता, डायरेक्ट आप डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाते हैं और उसको डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, किसी हद तक या स्मॉल सैम्पल ले लेंगे आप, उधर इम्प्लीमेंट करवा देंगे और फिर उसके ऊपर यूज़र रिव्यू ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यूज़र रिव्यूज़ के बाद आप उसी में आ जाते हैं कि अगर यूज़र रिव्यू पॉजिटिव होगा तो आप आगे चले जाएंगे। जिस SDLC में हम लोग अगर एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चीज़ हमारी पॉजिटिविटी में या हमें येस डिलीवरेबल दे देती थी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते थे। यहाँ पे भी अगर यूज़र रिव्यू या जितने भी यूज़र्स हैं, सप्लायर्स हैं या कस्टमर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी तरफ से आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा तो आप JED की तरफ चले जाएंगे, जॉइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन की तरफ, और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने एक कंपैरिजन सा और एक स्केच जनरेट किया है कि रैपिड एप्लीकेशन यानी कि फ़ौरन से आप जो एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं और उसका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ क्या लिंक है या वो किस तरह एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टूल्स क्या हैं। टूल्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट, टूल्स वही हैं प्रोटोटाइपिंग, मतलब आप मॉडल तैयार करते हैं और उसको चेक करवाते हैं। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी एक टूल है चेक करने के लिए कि एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट है, आप पार्ट्स के अंदर उसको डेवलप करते हैं और उसको साथ साथ चेक कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है कि जिस चीज़ का आपने सैम्पल तैयार करना है, लाइक अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो इन्वेंट्री का अलग होगा, सप्लाई चेन का अलग होगा, तो आप ऑब्जेक्ट वाइज उसको डेवलप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वेंडर एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन आ जाएगा। वेंडर एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में ऑफ कोर्स आपने कहीं से परचेज़ करना होगा, तो उसके लिए वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इट डिपेंड्स कि वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल न्यू है। अगर हम लोग वैसे ही बात करें
एक एग्जांपल के तौर पर वेंडर को समझने के लिए, तो हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, हम एंड्रॉयड यूज़र हैं, दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड, ठीक है। वो डिफरेंट कंपनीज उसको यूज़ कर रही हैं क्योंकि उसको ऑपरेट करना या अंडरस्टैंडिंग उसकी होना यूज़र्स के लिए आसान है। जबकि दूसरी साइड पे जो एप्पल, उसमें iOS और दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसका उनका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, तो वो हर किसी के लिए इजी टू ऑपरेट नहीं है। तो उसके अब यानी कि अगर आपने वो सॉफ्टवेयर करवाना है तो आपको एप्पल का, iOS का, तो आपको स्पेसिफ़िकली उन्हीं के वेंडर से या उन्हीं की शॉप से वो सॉफ्टवेयर करवाना होगा। उसके लिए आपको लाइसेंसिंग और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और वो सब चीज़ें चाहिए होंगी। जबकि एक आम सॉफ्टवेयर है वो आपको कोई भी कर देगा, उसके लिए मल्टीपल वेंडर्स होंगे। तो वेंडर्स की भी मोनोपली या डिमांड एंड सप्लाई होती है, वो एडजस्ट हो रही होती है, वो आपने देखनी होती है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी सिलेक्शन में स्टेप 1 के आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल वेंडर्स, कि आप जिस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं उस तरह के वेंडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो आपके लिए काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ऐसा भी होता है कि वो ऑलरेडी एसोसिएटेड होते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, डिफरेंट और यूज़र्स के साथ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पोटेंशियल वेंडर्स कौन से हैं जो आपके लिए काम कर सकें। फिर आपने एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, मतलब अब आपके पास 10 वेंडर्स आ गए हैं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि विच वन इज़ द बेस्ट। तो फॉर चूजिंग पर्पज़ आपको एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं आप, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आप उनसे कहते हैं कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें प्रपोजल्स बना के भेज दें। कि मतलब प्रपोजल में क्या होगा, पूरी फिजिबिलिटी स्टडी होगी और एक उन्होंने स्केच जनरेट किया होगा जो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब वो 10 लोग, 10 वेंडर्स आपको प्रपोजल सेंड करेंगे। फिर आप वो जो इवैल्यूएट करेंगे उन प्रपोजल्स को, वो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, वेंडर्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं और देखेंगे कि उनके क्या पैकेजेस हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करेंगे, ओवरऑल अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। फिर आप उसमें से चूज़ कर लेंगे एक वेंडर को या एक पैकेज को, ठीक है। वो वेंडर और पैकेज जो आप चूज़ करेंगे उनके साथ फिर आप डील कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। उनके साथ निगोशिएट करेंगे कि अच्छा हम लोग, लेट सपोज़ उन्होंने जो अपना प्रपोजल भेजा था उसमें उन्होंने जो डिमांड की थी वो 10 लाख की थी। आप उनके साथ निगोशिएट करेंगे, नहीं इसमें आप ये चीज़ रिड्यूस करें, ये चीज़ रिड्यूस करेंगे, आपको यहाँ से फुल हेल्प मिलेगी, आपके रिसोर्सेज ये वाले यूज़ नहीं होंगे। तो वो निगोशिएट कर करके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ की बेस पे आप उन्हें एक अमाउंट पे लाएंगे। या आप ये भी निगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है 10 लाख हम आपको देंगे लेकिन साथ आपको ये चीज़ें भी करनी होंगी। तो ये आपका स्टेप 5 में आता है, ठीक है। फिर स्टेप 6 में आप इस्टेब्लिश करेंगे सर्विस लेवल एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर उनकी ड्यूटीज़ और उनके फंक्शन मेंशन होंगे और आपकी तरफ से जो जो उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी वो मेंशन होंगी, ठीक है। तो ये वेंडर एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन है। उसके बाद ये चैप्टर क्लोजिंग केस में हम लोग इसकी केस स्टडी भी कर सकते हैं। मैं सर्च करूँगी और आप लोगों को इंशाल्लाह सेंड कर दूँगी केस स्टडी, और उसकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें ये पूरा केस या जो पूरा चैप्टर के कंटेंट्स हैं वो डिस्कस हुए होंगे।